हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं संजय कुशवाहा आपको ऋषिकेश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज चलते तीसरा चैप्टर यानी जय प्रक्रम का तीसरा चैप्टर पढ़ने। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि पौधा में परिवहन कैसे होता है, यानी किस ऊतक की सहायता से होता है, जाइलम और फ्लोएम की सहायता से होता है। और जाइलम और फ्लोएम करके एक एक करके हम बता चुके हैं जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस वगैरह क्या होता है। ठीक, और ये भी बता चुके हैं कि पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है, खनिज का अवशोषण कैसा है, किसके रूप में होता है, या खाद्य पदार्थ का अवशोषण कैसे होता है। इससे पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। तो आज पढ़ाना है मुख्यतः मानव में कैसे परिवहन होता है या परिसंचरण कैसे होता है। मानव में एक विशेष प्रकार के तंत्र के द्वारा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, परिसंचरण तंत्र। यही परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः इसके अंतर्गत तीन चीज को पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है ब्लड, रक्त पढ़ा जाता है, दूसरा पढ़ा जाता है हृदय, जो भी हार्ट होता है, दिल होता है, उसको पढ़ा जाता है। आगे चल के ब्लड वेसल्स, जो भी नस वगैरह होता है, नस धमनी होता है, उसी को ब्लड वेसल्स बोला जाता है। जिस रास्ते के द्वारा ब्लड दौड़ता है उसी को क्या बोलेंगे, तो ब्लड वेसल्स बोलेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ब्लड होता है क्या, खून होता है क्या, खून लाल क्यों होता है, खून का हमारे शरीर में कितना ब्लड रहता नहीं रहता, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, मुख्यतः यही सब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते आगे पढ़ने। रक्त पढ़ेंगे सबसे पहले। रक्त बोला जाता है या खून, इसी को बोला जाता है ब्लड। चलिए मुख्यतः कहेंगे ब्लड होता कैसा। 9th में पढ़े हुएगा। ब्लड होता है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। और उत्तक कहने का मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों के समूह को, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। इसको उत्तक बोला जाता है। और कहेंगे किस प्रकार का उत्तक, तो तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। अब कहेंगे इसको तरल संयोजी उत्तक क्यों बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू क्यों बोलेंगे। तो मुख्यतः तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, एक पानी जैसे फॉर्म में। क्या ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। संयोजी कहने का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना, कनेक्ट करने का भी काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव बोला जाता है। और आगे कहेंगे टिश्यू, यानी उत्तक क्यों बोला जाता है, तो बहुत सारा सेल्स इसके अंदर आता है। जो ब्लड होता है बहुत सारा सेल्स से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है टिश्यू। तो कहेंगे ब्लड को क्या बोला जाता है, तरल संयोजी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है इसे। ओके, आगे चलते। कहेंगे ब्लड का रंग कैसा होता है। ब्लड का रंग कहेंगे ह्यूमन ब्लड का रंग मुख्यतः लाल होता है। और कहेंगे किसके कारण लाल होता, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता, हीमोग्लोबिन। कहेंगे ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक, अब कहेंगे हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, इसमें दो वर्ड छिपा हुआ है, एक हीमो है दूसरा ग्लोबिन है। इस प्रकार से एक को कहेंगे हीमो और दूसरे को कहेंगे ग्लोबिन। अब आगे यही समझते हैं हीमो का अर्थ क्या होता है। कहेंगे हीमो का अर्थ क्या होगा, चले हीमो का अर्थ होता है आयरन, जिसको लोहा बोला जाता। ठीक, कहेंगे हीमो का अर्थ क्या होता है, तो लोहा होता। और कहेंगे ग्लोबिन का अर्थ क्या होता, क्या होगा, ग्लोबिन का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन होता। ग्लोबिन का अर्थ प्रोटीन होता है। ठीक, तो कहेंगे यही लोहा के कारण क्या होता है, ये ब्लड का कलर लाल होता है, यानी आयरन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। और कहेंगे लोहा किस प्रकार का पाया जाता है, आयनिक आयरन पाया जाता है। ठीक, और प्रोटीन के कारण क्या होता है, आगे बताइए किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का काम क्या था। जैसे कट फट जाता है तो क्या हमारा ब्लड जम जाता है, तो यही सब प्रोटीन के कारण जम जाता है। या तो हमारे शरीर के अंदर क्या ब्लड जमता, नहीं जमता, किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता, तो हेपेरिन प्रोटीन होता है। ये आगे चल के बताएंगे। मुख्यतः इतना समझ में आ गया होगा। और छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है, जैसे तिलचट्टा वगैरह को देखेंगे, मक्खी मच्छर को देखेंगे, उसका ब्लड कैसा रहता, तो हल्का हल्का क्या उजला रहता है। ठीक, तो कहेंगे किसके कारण, हीमोग्लोबिन उसमें नहीं पाया जाता, हीमोलिम्फ पाया जाता है। ठीक, आगे बोलेंगे जो ऑक्टोपस वगैरह होता है, ये भी लिख देते हैं। कहेंगे तिलचट्टा का कलर कैसा, या तो कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा का ब्लड कैसा रहता, श्वेत रहता। इसका कारण क्या, तो हीमोलिम्फ, कहेंगे हीमोलिम्फ। ठीक, इतना याद रखना।
आगे कहेंगे ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, यहाँ ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब आगे समझते हैं, कहेंगे ब्लड हमारे शरीर में मुख्यतः पाया कितना जाता, चलिए ध्यान देते, कहेंगे ब्लड हमारे शरीर में मुख्यतः कितना पाया जाता है, मेल में अलग पाया जाता है और फीमेल में अलग पाया जाता है, हल्का कम रहता है। आगे कहेंगे मेल में कितना रहता है, यानी पुरुष में कितना रहता है, 5 से 6 लीटर। ठीक, वही कहेंगे फीमेल में कितना रहता है, इससे हल्का कम रहता है, 1 लीटर कम कर देंगे तो 4 से 5 लीटर एवरेज में माना जाता। ठीक, इतना लीटर पाया जाता हमारे शरीर के अंदर ब्लड। आगे कहेंगे इसमें कम पाया जाता, चलिए आगे समझते, कहेंगे भार के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी भी आदमी का शरीर भार रहेगा 100 केजी, तो उसमें ब्लड कितना रहेगा, 7% होता, भार का 7%। ठीक, आप अपना भार निकाल लीजिएगा, जैसे 50 केजी आपका लगभग वेट होगा तो लगभग 3.5 केजी, 3.5 लीटर ब्लड होगा। ठीक, चलिए भार का इतना % रहेगा। आगे कहेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ में होता, कहेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ में होता, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता। और कहेंगे अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता था, अस्थि के बीचों बीच। मान लीजिए एक प्रकार का ये रहा हड्डी, और हड्डी के बीचों बीच जो स्पोर पाया जाता है, एक नली पाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में क्या निर्माण होता, ब्लड का। ब्लड का जब ये ब्लड का निर्माण हो जाएगा तो कहेंगे निकलेगा कैसे, तो इसमें छोटा छोटा, हड्डी में छोटा छोटा स्पोर होता, उसी के द्वारा क्या होता है, ब्लड निर्माण हो जाता है, रिस 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 कर कर क्या निकलता, बाहर निकल जाता। तो कहेंगे हड्डी के बीचों बीच से एक अस्थि मज्जा होता है जहां पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक, आगे कहेंगे ये निर्माण की प्रक्रिया, ये निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाता है। कहेंगे ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो हीमोपोइसिस कहेंगे। मुख्यतः बस इतना याद रखना। चलिए ठीक, आगे अब समझते हैं। अब कहेंगे ब्लड में पाया क्या क्या जाएगा। ठीक, आगे घटक क्या क्या हो सकता, चलिए रक्त में अब पाया क्या क्या जाता है, बस इतना समझना। ब्लड में मुख्यतः 2 प्रकार का घटक पाया जाता, एक तो पाया जाता प्लाज्मा और दूसरा पाया जाएगा रक्त कोशिका या रक्त कणिका, रक्त कोशिका। अब यही कोशिका के समूह को क्या बोला जाता, उत्तक बोला जाता, बस यही कोशिका के कारण। ठीक, प्लाज्मा, और इधर बोला जाएगा ब्लड सेल्स। इतना समझ में आ गया। अब यही देखते हैं, ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किस स्टेट में पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये मुख्यतः द्रव अवस्था में पाया जाता। कहेंगे ये प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता, द्रव अवस्था में पाया जाता। और आगे कहेंगे ये रक्त कोशिका किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता, ठोस अवस्था। इतना ठीक। आगे कहेंगे ये मान लीजिए ब्लड 100% है, अब 100% में ये प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, 55% कौन पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। और ये रक्त कोशिका लगभग कितना पाया जाएगा, 45%। ठीक, 45% पाया जाएगा। आगे अब समझते हैं। अब मान लीजिए कहेंगे आप पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता, क्या प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाया जाता, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता। अब यही द्रव अवस्था ज्यादा, इसका क्वांटिटी क्या ज्यादा, इसीलिए क्या होता, ब्लड पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। अब इसमें कहेंगे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता, चलिए ध्यान देते। प्लाज्मा में अब इसी को 55% को 100% मानना, और सबसे ज्यादा इसमें जल पाया जाता। और जल का कितना % लगभग पाया जाता होगा, 90% जल ही पाया जाता है। ठीक, आगे कहेंगे प्रोटीन, प्लाज्मा में भी प्रोटीन पाया जाता, अभी समझाते कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता। और प्रोटीन का कहेगा परसेंटेज लगभग कितना पाया जाता है, 7% पाया जाता। और अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ 3% में सब आ जाता। कार्बनिक या एंड लिख देते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ये सब किस में आ जाएगा, 3% में ये सब आ जाएगा। ठीक, तो कहेंगे ये पूरा का पूरा आ गया। अब कहेंगे प्रोटीन कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है,
जैसे आपने सुना होगा जो भी लीवर में निर्माण होता है, जैसे बिलिरुबिन प्रोटीन हो गया, बिलिवर्डिन प्रोटीन हो गया, थ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, हेपेरिन प्रोटीन हो गया, तो ये सब किस में निर्माण होता है? यही यानी प्लाज्मा में ही रहता है। ठीक, तो लिख देते थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन, बिलिरुबिन प्रोटीन, बिलिवर्डिन प्रोटीन। ठीक है, ये सब प्रोटीन कहेंगे कहाँ में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक, ये सब मुख्यतः प्रोटीन होता है रक्त को थक्का करने वाला। ये रक्त को थक्का करने वाला प्रोटीन कौन कौन होता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन प्रोटीन। ठीक है, और ये जो होता है हेपेरिन प्रोटीन, ये थक्का होने से रोकता, थक्का होने से रोकता। कहेंगे कि हमारे शरीर में जितना भी ब्लड रहता है क्या वो जमता है? तो नहीं जमता। तो वो जमने से कौन रोकता है? तो यही हेपेरिन प्रोटीन ही रोकता है। ठीक, और बिलिरुबिन प्रोटीन बताए थे ये पीला होता है, और बिलिवर्डिन प्रोटीन हरा होता है, जो कि पित्ताशय को हरा रखने का काम कौन करता है? बिलिवर्डिन करता है, और अग्नाशय को पीला रखने का काम बिलिरुबिन करता है। या तो मल वगैरह पीला होता है, बस इसी कारण होता है। ठीक, आ गया समझते? इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इधर की तरफ चलते। रक्त कोशिका कितने प्रकार का होता है? रक्त कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। रक्त कोशिका कहेंगे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आपने अच्छा से सुना होइएगा, आरबीसी एक होता आरबीसी, दूसरा होता डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसी को बिंबाणु बोला जाता है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। आगे कहेंगे डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल। आगे कहेंगे प्लेटलेट्स का तो पूरा नाम प्लेटलेट्स ही होता है। इसका हिंदी आप देखते हैं, इसका होता है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम या हिंदी नाम बिंबाणु। ये पूरा हो गया, बस इतना याद रखना। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो वैज्ञानिक नाम अब लिखते। इसका कहेंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक, तो आरबीसी का कहेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आगे कहेंगे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और कहेंगे प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट। और डायरेक्ट कहेगा आरबीसी का ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट एरिथ्रोसाइट देगा। ठीक, तो कहेंगे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछा गया जैसे ब्लड में कौन कौन सा घटक पाया जाता है, तो 1 नंबर में लिखना प्लाज्मा, 2 नंबर में लिखना आरबीसी, 3 नंबर में डब्ल्यूबीसी, 4 नंबर में प्लेटलेट्स लिखना। ठीक, आगे थोड़ा बहुत चर्चा कर देना। प्लाज्मा में कितना % पाया जाता है? जल तो 90% पाया जाता है, लेकिन रक्त में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? तो 55% पाया जाता है। ठीक, अब इसमें समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना। कहेंगे आरबीसी का संख्या कितना होता? कहेंगे आरबीसी का संख्या कितना होता? 45 से 50 लाख।
कहेंगे 45 से 50 लाख आरबीसी होता है, 1 मिलीलीटर ब्लड में होता है। ठीक, 1 मिलीलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें कितना पाया जाएगा, 45 से 50 लाख पर आरबीसी। ठीक, आगे कहेंगे डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 8 से 10,000, 8 से 10,000 क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। और कहेंगे प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख। ठीक, तो कहेंगे क्या मुख्यतः इसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो आरबीसी पाया जाता है और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। तो यही याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, आरबीसी, और सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी। लगभग 98%, 97 से 98% में कौन पाया जाता, आरबीसी पाया जाता। 1% में पाया जाता, सॉरी 0.1% अगर कहा जाए तो फिर डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, और जो बच गया फिर कौन हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। यानी इसको 2% ले लेते और इसको 1% ले लेते हैं। ठीक, तो मुख्यतः इतना पाया जाता है कौन, आरबीसी। तो कहीं सबसे अधिक संख्या में आरबीसी पाया जाता है, सबसे कम संख्या में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। आगे आप समझते हैं। चलिए अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। तो अभी बता रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सबको एक ही बार ले लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वैज्ञानिक नाम और हिंदी नाम वगैरह बता दिए थे। अब आगे समझते, इसका संख्या भी बता देते, जीवन काल, लाइफ टाइम कितना होता। सबसे ज्यादा लाइफ टाइम इसी का होता है, आरबीसी का लाइफ टाइम कहेंगे कितना होता है, 3 महीना होता है, 120 दिन। 3 से 4 महीने कहेंगे किसका होता है, आरबीसी का होता। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी का मिनिमम होता है 2 से 5 दिन, या अधिकतम होता है 20 दिन। अधिकतम कहेंगे कितना दिन होता है, तो 20 दिन होता। ठीक, और कहेंगे प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता, 10 से 12 दिन इसका जीवन काल होता है। तो कहेंगे अब ये जीवन काल कहने का मतलब कहीं ना कहीं जाके मरता होगा। ये कहीं न कहाँ जाके मरता है, पलिया में जाके मरता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान भी बोला जाता है। कहेंगे ब्लड का कब्रिस्तान किसको बोला जाता, तो पलिया को बोला जाता है। इसीलिए ये नोट करके लिख देना। कहेंगे रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता, पलिया को, स्प्लेन को कहा जाता। ठीक, तो कहेंगे ये सब अभी जो मर आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मर के कहाँ जाएगा, तो पलिया में जाएगा। और या तो कभी कभी कहाँ जाता है, लीवर में भी जाता है। ठीक, और ये जो निर्माण हो रहा था अस्थि मज्जा में निर्माण हो रहा है, लेकिन बचपन में कब होता है, जब हड्डी पूरा स्ट्रोंग नहीं रहता, हड्डी पूरा विकसित नहीं रहता, तब कहाँ में निर्माण होता है, तो लीवर में निर्माण होता है, या तो पलिया में निर्माण होता है। ठीक, मुख्यतः भी इतना समझना। या कहेंगे ये जो पलिया है, ये पलिया में कभी कभी जब हम ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होता है तो वहाँ पर रीजनरेट भी होता। जैसे बैंक में क्या हम जैसे कभी ना कभी पैसा रख देते, जब जरूरी पड़ता तो उस पैसा को हम निकालते, इसीलिए ना उसको बैंक बोला जाता। यानी जरूरी पड़ने पर ये भी पलिया क्या करता है, हमें ब्लड देता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता। पलिया को कहेंगे और किसके नाम से जाना जाएगा, ब्लड बैंक, या ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता, पलिया को ही बोला जाता। तो अब ये पता चल गया ये मर के कहाँ जाता होगा, तो पलिया में जाता हो। चलिए आगे समझते। आगे कहेंगे आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, द्विअवतलाकार होता है। जैसे स्मॉथ मिल्क चॉकलेट वगैरह होता है, कुछ इस प्रकार से धसा हुआ रहता है। सेम उसी तरह से किसका आकार होता है, आरबीसी का होता है। इसी को बोला जाता है द्विअवतलाकार। द्विअवतला आकार, द्विअवतला आकार हो गया। ठीक, आगे कहेंगे डब्ल्यूबीसी का कैसा आकार होता है, तो इसका आकार अनिश्चित होता, अनिश्चित। कहेंगे या तो इसी को बोला जाता है अमीबा के आकार का कैसा होता, तो कौन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक, या तो अमीबी आकार किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। और प्लेटलेट्स का आकार कहेंगे कैसा होता है, डॉट के समान होता है, या तो इसी को गोलाकार बोल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते आरबीसी।
अच्छा, आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? कहीं ना कहीं आरबीसी क्या लाल है, तो कहेंगे इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता। ठीक, आगे कहेंगे क्या डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक, और प्लेटलेट्स में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता। इतना समझ में आ गया? इसीलिए कहीं हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण आरबीसी क्या होता? लाल होता, और डब्ल्यूबीसी क्या होता? श्वेत होता। और प्लेटलेट्स भी लाल होता है, या तो इसको रंगीन बोल सकते या गुलाबी करके होता। ठीक, आगे आप समझते हैं। इसका तो आकार ये सब हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका संख्या सबसे ज्यादा रहेगा उसका आकार सबसे छोटा। क्या आरबीसी का संख्या सबसे ज्यादा था? इसीलिए इसको बोलेंगे सबसे छोटा होता। कहेंगे सबसे छोटा कौन होता है? तो आरबीसी होता। और सबसे बड़ा का किसका संख्या सबसे कम था? 8 से 10,000 था, तो कहेंगे इसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसका होता? डब्ल्यूबीसी का होता, और इसका मीडियम साइज में होता है। ठीक, आगे आप समझते। और कहेंगे पूरा ब्लड का ही निर्माण कहाँ में होता है? तो अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा भी दो प्रकार का होता है। एक व्हाइट अस्थि मज्जा होता है, एक तरफ से व्हाइट अस्थि मज्जा होता है, दूसरी तरफ से लाल अस्थि मज्जा होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा। ये जो अस्थि मज्जा एक तरफ से क्या रहता? एक तरफ से व्हाइट अस्थि मज्जा रहता, व्हाइट बोन मैरो रहता, और एक तरफ से रेड बोन मैरो रहता। ठीक, रेड तरफ से किसका निर्माण होता? आरबीसी का निर्माण होता। व्हाइट तरफ से किसका निर्माण होता? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता। तो बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए आगे अब समझते। आगे कहेंगे ये जो आरबीसी का निर्माण, तो निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता? ये जो निर्माण होता, निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाता? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस बोला जाता है। और आगे कहेंगे डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता? हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस कहेंगे डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और प्लेटलेट्स निर्माण की प्रक्रिया को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस का मतलब ही होता है निर्माण करना। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। बस इतना ही ब्लड में पढ़ना। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो कहेंगे ब्लड में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ब्लड का निर्माण कहाँ में होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? तो लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में कितना पाया जाता है, भार के हिसाब से कितना % होता है, या इसका निर्माण होता है क्या? इस निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक, ब्लड जो मर के कहाँ जाके मरता है? तो पलिया में जाके मरता है। आगे आप बताएं जैसे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक, और प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? प्लाज्मा ठोस होता है, द्रव होता है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। और कहेंगे प्लाज्मा में जल कितना % पाया जाता है? तो 90% पाया जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना % पाया जाता है? तो 7% पाया जाता है। और कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और इसका काम क्या क्या रहता है? तो ये सब समझ गए। आगे समझते ये ब्लड सेल्स या तो इसी को ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। ठीक, तो कहेंगे ये सब में कौन कौन पाया जाता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आरबीसी का संख्या, आरबीसी का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना संख्या। सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? तो आरबीसी का होता है। कितना होता है? तो 45 से 50 लाख होता है, या तो इसी को 4.5 मिलियन से 5 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, अगर 10 से भाग देंगे हो जाएगा। और 10 लाख बराबर क्या होता? 1 मिलियन होता है। कभी कभी मिलियन में भी पूछा जाता है। ठीक, और आगे कहेंगे सबसे कम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। लगभग कितना होता? 8 से 10,000 होता है। ठीक, इतना बता चुके हैं। अब आगे बताए थे इसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का सबसे ज्यादा जीवन काल होता है। कितना होता है? तो 120 दिन होता है। उसके बाद ये मर जाता है। कहाँ जाके मरता? तो पलिया में जाके मरता। फिर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल और प्लेटलेट्स का जीवन काल बता दिए थे। और आरबीसी का आकार कैसे होता? उसका शेप कैसे होता? तो द्विअवतल आकार का होता। और किसका शेप अनिश्चित होता है, या अमीबा के आकार का किसका होता है? तो डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक, कहेंगे सबसे छोटा कौन होता?
आरबीसी होता है, बताए थे जिसका संख्या सबसे ज्यादा होगा उसका आकार सबसे छोटा होगा। आगे आप बताए थे आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटिस। तो इतना हो गया, थ्रोम्बोपोइसिस होता। चलिए पूरा का पूरा ब्लड खत्म हो गया, ठीक। आगे कभी अब ये ब्लड ग्रुप के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कहेंगे ब्लड ग्रुप जो सुने, ब्लड ग्रुप के आधार पर कितने प्रकार के होते, इसको एबीओ सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, ठीक। ब्लड ग्रुप आप पढ़ेंगे तो एबीओ सिस्टम पहले समझना होगा, एबीओ सिस्टम, ठीक। और एबीओ सिस्टम के अंतर्गत 4 प्रकार का होता है। एक नंबर में तो होता है सिर्फ ए ब्लड ग्रुप, 2 होता है बी ब्लड ग्रुप, और तीसरा नंबर में होता है ए बी ब्लड ग्रुप, चौथा नंबर में होता है ओ ब्लड ग्रुप। बस इतना समझना है, ठीक। कहेंगे ये ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर किया था, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं ये ब्लड ग्रुप को अलग अलग क्यों किया गया। इसको अलग करने का बस एक ही कारण था, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। बस यही 2 बात समझना, बस पूरा हो जाएगा। कहेंगे एक एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता, एक प्रोटीन होता। चलिए एक प्रोटीन होता जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक। और ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन जब ये आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा तो उसी को एंटीजन बोला जाएगा, ठीक। कहेंगे एंटीजन क्या होता, जब ग्लाइकोप्रोटीन, जब ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन किसके ऊपर पाया जाएगा, आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। और जब यही प्रोटीन क्या होगा, डब्ल्यूबीसी या तो प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या तो प्लेटलेट्स के ऊपर पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे या प्रतिजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ये समझ में आ गया। तो कहेंगे आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक। अब ये एंटीजन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक। और जब भी इसको लिखा जाता है तो इसके अपोजिट लेटर में एंटीजन ए एंटीजन बी। इतना समझ में आ गया। तो कहेंगे बस इसी के आधार पर क्या दिया गया, ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप कितने रूप दिया गया, 4 रूप दिया गया, 4 ग्रुप में बांटा गया। अब ये ध्यान देते कैसे बांटा गया। चलिए अब जिसमें जो एंटीजन पाया जाता था सेम उसी को लिखा गया। जैसे एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक। आप समझते हैं। अब कहेंगे जिसमें जो एंटीजन पाया जाता था सेम वही ब्लड ग्रुप रहता था, ठीक। जैसे ब्लड ग्रुप कौन है, ए है, तो एंटीजन कौन पाया जाएगा, एंटीजन ए पाया जाएगा। ये रहा एंटीजन ए, एंटीजन कहेंगे ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता, तो एंटीजन ए पाया जाता। लेकिन कहेंगे एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता, तो इसी के जस्ट अपोजिट वाला एंटीबॉडी पाया जाता, जिसको किससे डिनोट किए थे, स्मॉल लेटर से डिनोट किए थे, ये हो गया। तो कहेंगे कौन सा, एंटीजन ए में एंटीजन बी पाया जाएगा, अपोजिट पाया जाता। तो कहेंगे एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता। आगे कहेंगे ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, सेम प्रकार का पाया जाता होगा, तो यानी बी पाया जाता, ठीक। ये रहा बी पाया जाता। और कहेंगे एंटीबॉडी कौन पाया जाता है, इसी के अपोजिट पाया जाता। अगर कहेंगे सेम पाया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाता है, जम जाता। अगर हमारे शरीर के अंदर जम जाएगा तो फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो वही कहेंगे अपोजिट पाया जाता, ठीक। आगे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है। देखा गया, ब्लड ग्रुप को चेक किया गया, जिसमें एंटीजन दोनों पाया जा रहा था उसी को क्या बोला गया था, ब्लड ग्रुप ए बी। जिसमें ब्लड एंटीजन ए पाया जाता था उसको ब्लड ग्रुप ए बोला गया था, ठीक। लेकिन कहेंगे इसमें तो दोनों ना एंटीजन हो गया, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, इसी का अपोजिट तो कुछ नहीं होता, एब्सेंट रहता। कहेंगे कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट रहता, तो ब्लड ग्रुप ए बी में, ठीक। आगे आप समझते हैं ब्लड ग्रुप ओ को 0 माना जाता है, बस आगे चल के इसको लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन इसको भी 0 मानना।
जीरो कहने का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक। और कहेंगे जब ये एब्सेंट रहता है कहीं ना कहीं एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, कहेंगे ए भी एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, ठीक। तो कहेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों रहता है, तो कौन हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ओ हो जाएगा। और कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों पाया जाता है, तो कहेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक। इसको याद करने का एक ट्रिक समझिएगा। अच्छा बताइए, इसमें क्या एंटीजन लगा हुआ और इसमें क्या एंटीबॉडी लगा हुआ। एंटीजन कहने का मतलब इससे जन से रिलेट करना, और सोना बाबू जानू वाला जो होता है ना वही याद रखना, ठीक। यानी ये जन से क्या रखना, याद क्या रखना, जानू, ठीक। और ये जहां जहां हम रहेंगे तहां तहां वो भी रहेगा, इतना समझ में आता। यानी सेम सेम रहता है, जितना भी हमें चाउमीन खाने का लत लग जाएगा तो पक्का है कि उसको भी लत लग जाएगा, हमें पानी पूरी खाने का लत लग जाएगा तो पक्का है कि इसको भी लग जाएगा। तो सेम सेम प्रॉपर्टीज होने लगता है, ठीक। इससे याद रखना, एंटीजन जिसमें पाया जाएगा जो सेम उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इससे याद रखना, ठीक, कभी भूलिएगा नहीं। तो कहेंगे ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए जन लग रहा है सेम सेम वाला आएगा तो एंटीजन कौन पाया जाएगा, ए। कहेंगे ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो बी। अगर एंटीबॉडी पूछेगा तो इसी का जस्ट अपोजिट बोलना, बस मुख्यतः इतना समझना। अब कभी सुनिएगा एक नेगेटिव भी होता है और एक पॉजिटिव भी होता। आगे बताएंगे एक रीसस बंदर में एक खोज किया गया था, ठीक। रीसस बंदर में उसी को रीसस में RH फैक्टर ले लिया गया था, ये रहा रीसस 1, इसी में से दोनों लेटर ले लिया गया था जिसको RH फैक्टर बोला जाता है, ठीक। अब RH फैक्टर जिसमें किसी में पाया जाता था किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन बंदर में उस टाइम पाया जा रहा था। जब मानव में आकर खोज किया गया था किसी में था किसी में नहीं था, जिसमें नहीं था उसको नेगेटिव बोल दिया गया था, जिसमें था उसको पॉजिटिव बोल दिया गया था, ठीक। मुख्यतः इतना ही समझना, बस पूरा काम क्लियर हो जाएगा। अब यही कहेंगे कौन ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है या कौन नहीं दे सकता, ठीक। तो मुख्यतः इतना बस समझना है कि ये ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है सभी से ले सकता। अब कैसे ले सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता, ठीक। आगे कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, ये सभी को दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक। एक इसको अगला स्लाइड में दिखाते कौन कौन किसको दे सकता। चलिए कहेंगे ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता, किसको दे सकता, ये ब्लड ग्रुप ए किसको किसको दे सकता। सबसे पहले तो अपने जाति वाले को तो दे ही सकता, ए को दे सकता। क्या ये बी को दे सकता, कहेंगे क्या ये बी को दे सकता, तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता था, एंटीजन बी पाया जाता। अगर वो देगा तो फिर क्या होगा, इसमें एंटीजन ए पाया जाता, इसमें एंटीजन बी पाया जाता, लेकिन इसमें तो एंटीबॉडी बी पाया जाता और इसमें एंटीजन बी पाया जाता। कहीं ना कहीं ये दोनों सेम हो गया, और जब दोनों सेम होगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगा, जाली का नुमा पूरा जम जाएगा दोनों ब्लड, और जमेगा तो पूरा डेथ हो जाएगा। तो बस इतना समझना, किसको ये दे सकता, ए को दे सकता। कैसे दे सकता ये समझ में आ गया। आगे कहेंगे और किसको दे सकता। अब क्या ये ओ को दे सकता, क्योंकि इसमें क्या होता कोई भी ओ को दे सकता, तो इसमें कहेंगे कोई भी क्या होता प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, तो जिसके कारण इसको भी नहीं दे सकते। आगे ए बी को दे सकते, कहेंगे ए ब्लड ग्रुप किसको किसको दे सकता है, एक तो ए को दे सकता है, एक तो ए बी को दे सकता। आगे कहेंगे बी किसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता और ए बी को दे सकता, ठीक। ये सेम वाला को दे सकता और लेने वाला बस ए बी है, ठीक। आगे कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप किसको किसको दे सकता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होने के कारण सबको दे सकता, यानी कि ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता और ओ को भी दे सकता, ठीक। आगे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी किसको किसको दे सकता, तो कहेंगे क्या ए को दे सकता, तो नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता। अगर ये ए को देगा तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता होगा, जो कि इसमें भी एंटीबॉडी मतलब इसमें भी एंटीजन बी पाया जाता है, जिसके कारण दोनों क्या, थोड़ा यहां से समझते। अभी जो बताए थे ब्लड ग्रुप ए बी में सॉरी ब्लड ग्रुप ए बी में कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए और बी पाया जाता है, लेकिन जब इसको ए को देगा तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, बी पाया जाता, और इसमें एंटीजन कौन पाया जा रहा, बी पाया जा रहा है। क्या ये दोनों को टकराएगा, ये टकराएगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगा,
इसीलिए वो नहीं देगा। ठीक, चलिए तो बस इतना समझते। ए बी किसको किसको दे सकता, सिर्फ ए बी को ही दे सकता, बाकी किसी को नहीं दे सकता। ठीक, तो यहां से समझ में आ गया कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप ओ ही है जो कि सभी को दे सकता, इसीलिए ओ को क्या बोला जाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप बोला जाता, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता। कहेंगे सर्वदाता ब्लड ग्रुप के नाम से किसको जाना जाता है, ब्लड ग्रुप ओ को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक, आगे आप समझते हैं। और बस एक इतना ये याद रखना, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप किसको किसे किसे ले सकता है, ए से भी ले सकता, किसे किसे ले सकता, ए से भी ले सकता, बी से भी ले सकता, ए बी से भी ले सकता और ओ से भी ले सकता। जैसे यहाँ पर, चलिए यहाँ पे नहीं, तो कहेंगे ये जो लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन है, ए बी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोला जाता। कहेंगे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप के नाम से किसको जाना जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता, दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता और एंटीबॉडी अब्सेंट रहता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता, सर्वग्राही बोला जाता। और सर्वदाता किसको बोला जाता, तो ओ को बोला जाता। ठीक, बस इतना ही समझना। एक अगला स्लाइड बना देते, किसको किसको दे सकता और किसको नहीं दे सकता। यानी इधर आप ब्लड ग्रुप, ये कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ। अब ये दे किसको किसको सकता है, दान कर किसको, डोनेट किसको किसको कर सकता और दे किसको किसको सकता। अच्छा, ले किससे किससे सकता, नहीं एक्सेप्ट किससे किससे कर सकता, ले सकता। ठीक, आप कहेंगे ए बी किसको दे सकता, इसको दान नहीं दे ही सकता लिख देते, दे सकता। आगे बताए थे ब्लड ग्रुप ए किसको किसको दे सकता, सिर्फ ए को दे सकता, दूसरा ए बी को दे सकता। ब्लड ग्रुप बी किसको किसको दे सकता, एक बी को दे सकता और ए बी को दे सकता। ब्लड ग्रुप ए बी किसको दे सकता, सिर्फ ए बी को दे सकता। ओ किसको किसको दे सकता, ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता और ओ को भी दे सकता। ठीक, आगे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए किसे किसे ले सकता, सिर्फ ए से लेगा, आगे ओ से लेगा, इसे पहले बता चुके हैं क्यों लेगा, और बी से ले सकता। आगे ए बी किसे किसे ले सकता, ए बी से ले सकता और ओ से ले सकता, और ए से भी ले सकता और बी से भी ले सकता। ठीक, और कहेंगे ओ किसे किसे ले सकता, सिर्फ ओ से लेगा, बाकी किसी से नहीं लेगा, इसीलिए इसको खतरनाक खून भी बोला जाता, डेंजर खून में, डेंजर ब्लड भी बोला जाता है। क्योंकि मान लो ये कहीं ना कहीं कभी क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, क्या ज्यादा अक्सर आदमी नहीं रहता वो ब्लड ग्रुप वाला, बहुत कम परसेंटेज का रहता है। ठीक है, इसीलिए कभी इसका ब्लड जल्दी मिलता नहीं, तो इसीलिए इसको डेंजर ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। तो मुख्यतः इतना आपको समझ में आ गया होगा, पूरा ब्लड खत्म हो चुका। आगे बताएंगे हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट होता है क्या, हार्ट कहाँ में रहता नहीं रहता, ये पूरा बताएंगे। ठीक, मुख्यतः इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरा समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।